से वो मिले हैं। हेलो। यस सर, यस सर। ट्यूटोरियल पर्पस के लिए सिस्टमेटिक स्टेप्स लिखे कैसे सॉल्व करेंगे प्रॉब्लम को, और एक प्रॉब्लम सॉल्व है। देखा आपने इस टाइप से यस सर, प्रॉब्लम, इस टाइप से शेप से आपने प्रॉब्लम कराई थी नहीं? यस सर, 2-3 करवाए हैं। नहीं, जैसे मैंने दी इस टाइप से कराई थी। जी सर, उसी टाइप से कराए। अच्छा, बेंडिंग मोमेंट डायग्राम ड्रॉ करते हैं, हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल बेंडिंग मोमेंट डायग्राम, टॉर्क डायग्राम, डायमीटर। चलिए, सर जो असाइनमेंट दिए थे सर, यूनिट 1 का सर उसमें मैक्सिमम, हाँ यूनिट 1 का सर, कैम प्रोफाइल का। हाँ, सर मैक्सिमम वेलोसिटी और मैक्सिमम एक्सेलरेशन ऑफ फॉलोअर ड्यूरिंग असेंट पूछा था सर। हाँ। तो सर इसका फॉर्मूला जो होता है वो क्या होता है सर मैक्सिमम वेलोसिटी का? यार वो टेबल दी थी ना पहली क्लास में, जब दिया था, जब स्लाइड से पढ़ाया था उसमें। सर एक आपने वो शेयर किया था पीडीएफ, हाँ, टेबल बनी हुई थी उसमें मैक्सिमम वेलोसिटी मैक्सिमम एक्सेलरेशन का फॉर्मूला दे रखा था। एक क्वेश्चन था सर, अब उसी में लास्ट में वो फॉर्मूला दे रखा था, लेकिन बट सर अलग था फॉर्मूला वो, और हमने जो ढूंढा वो अलग दिख रहा था मैक्सिमम वेलोसिटी का। दो केस है, एसेंट के दौरान में हाँ डिसेंट है वो एंगल ए होगा। नहीं, एसेंट के दौरान पूछा था, डिसेंट के दौरान पूछा था? एसेंट के दौरान पूछा। तो एसेंट के दौरान आपकी जो मोशन है वो क्या है? सिंपल हार्मोनिक। ऐसे में तो एसेंट जब वाला फॉर्मूला लगेगा। अच्छा। और डिसेंट के दौरान में जो मोशन है वो यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन रिटार्डेशन है, तो वो वाला लगेगा। अच्छा, ठीक है ना? हाँ, एक ही फॉर्मूला नहीं लगेगा, दो मोशन में डिसेंट और एसेंट के दौरान में दो फॉर्मूले अलग अलग लगेंगे। यस सर। चलो सर, चार्ट वो मिली नहीं थी, इसी वजह से वो स्लाइड से पढ़ाए होंगे तो उस टाइम ध्यान नहीं रहा होगा। इसे देख लेना आप, बुक में देख लीजिए किसी में, और चार्ट में मैंने शेयर कर रखा है, वो शेयर कर रखा है, पास होगा जरूर। स्लाइड्स नहीं पढ़ाया, शेयर भी किया है आपको उसमें है। मेरे ख्याल में शुरू कर दिया जाए, 35 लोग हो गए, फिर मेरे के बाद हो जाएगा ना, 2-4 मिनट कम से कम कुछ से शुरू हो। आई एम गोइंग टू प्रेजेंट। बिस्मिल्लाह। थर्टी 36 हो जाते हैं, फिर 35 रह जाते हैं, पता नहीं क्या चक्कर है यार। चलिए, देखिए यूनिट 1 लिखा है ना, कैंप्स एंड फॉलोवर, इसमें दे रखे हैं वो सब कुछ। इस यूनिट में शेयर किया हुआ है मैंने आपको। जी सर, कैम वाली पीडीएफ में सर। ठीक। हाँ हाँ ना, तो पहली यूनिट मेरी तरफ से ओके हो गई है। टुडे आई विल स्टार्ट द नेक्स्ट यूनिट। क्या है यार, इंस्टॉल, ये क्या कह रहे हैं? गेट डिटेल्स ऑनलाइन इंस्टॉल लॉन्ग इंस्टॉल। ये डायनेमिक्स में यूनिट सेकंड है, डायनेमिक ऑफ मशीन्स या डायनेमिक इक्विलिब्रियम ऑफ द पार्ट्स, एक ही बात है ये। यूनिट सेकंड का नाम डायनेमिक्स ऑफ मशीन्स है ना।
तो सबसे पहले तो समझने पहले कंपाउंड पेंडुलम समझिए। कैन यू टेल मी व्हाट इज सिंपल पेंडुलम? सिंपल के पेंडुलम क्या होता है? हेलो हेलो हेलो, आपको सुनाई दे रही मेरी आवाज? हेलो, यस सर। यस सर। सिंपल पेंडुलम का मतलब है एक धागा लीजिए, कहाँ दिखाऊं मैं आपको, ये एक, ये सपोज ये बॉबल है, मास लीजिए, इसको एक धागे से वर्टिकली सस्पेंड करें या इसकी लेंथ एल है और इट इज अलाउड टू ऑसिलेट थ्रू एन स्मॉल एंगल। ऐसे हम इसको ये एंगल थीटा थीटा। तो इस बॉब को इस वर्टिकल धागे से मैंने लटकाया हुआ और इसमें थोड़ा सा नीचे से एक साइड में मूव कराने के बाद छोड़ दिया, डिस्प्लेस करा के यहाँ छोड़ दिया, इट विल गोइंग टू ऑसिलेट जैसे घड़ी का पेंडुलम होता है। तो ये सिंपल पेंडुलम कराएगा। सिंपल पेंडुलम क्या है कि सारा का सारा मास एक पॉइंट पर यहाँ पर कंसंट्रेटेड है और ये नेग्लिजिबल मास की आपकी स्ट्रेंथ है। When it is allowed to oscillate, it will form a, this system is called simple pendulum. ठीक है? अब कंपाउंड पेंडुलम कोई भी रिजिड बॉडी है, ये देख रहे हैं, इसका अपना कहीं मास सेंटर होगा, सपोज ये है, और इसके किसी एक एंड पर आपने होल कीजिएगा और होल करने के बाद इसको यहाँ किसी कील से उससे आप एयर में टांग दें। ठीक है? और पूरे सिस्टम को, पूरी बॉडी को, पूरे लिंक को आप ऑसिलेट कराना शुरू करें। ठीक है? क्योंकि सेंट्रोग्रेविटी यहाँ है इसका, नहीं सारा का सारा वेट जहां एक्ट करता है उसको सेंट्रोग्रेविटी कहते हैं, तो जी है। ठीक है? इस लिंक का समझिए या रिजिड बॉडी समझिए, हाँ, इसका सेंट्रोग्रेविटी यहाँ कंसंट्रेटेड है, इस सेंट्रोग्रेविटी से अलावा कोई एक पॉइंट लिया, उस पॉइंट के अबाउट मैंने इसको ऑसिलेट कराया। तो ये भी ऑसिलेट करने लगे थ्रू एन एंगल ऑफ थीटा, स्मॉल एंगल थीटा से हमने इसे ऑसिलेट कराया। मान लीजिए ये जो आपका यहाँ होल बनाया है, ये पॉइंट है जहां से मुझे लटका के हैंग करा के ऑसिलेट करा है, इसको कहते हैं पॉइंट ऑफ सस्पेंशन। दिस इज पॉइंट ऑफ सस्पेंशन और दिस इज सेंटर ऑफ ग्रेविटी ऑफ द बॉडी। तो इसमें हालांकि जो बॉडी का वेट है ये इक्वली डिस्ट्रीब्यूटेड है पूरी बॉडी में, लेकिन उस सारा का सारा मुझे समझ सकते हैं कि एक पॉइंट पर आके यहाँ कंसंट्रेट होता है, हो गया, इसको सेंटर ऑफ ग्रेविटी ऑफ द बॉडी कहते हैं। इस पर होल सारा का सारा वेट वहां जब कंसंट्रेट हो जाए वो आपका सेंटर ऑफ ग्रेविटी कहलाएगा। ओके, तो दिस इज कॉल्ड, दिस सिस्टम is system of rigid body which is allowed to oscillate about a point and the centrogravity is here, and this system is called compound pendulum. A rigid body suspended vertically at point O and oscillating with the very small amplitude under the action of gravitational force. और एक तरफ से टिल्ट करके छोड़ दिया तो ये ऐसे यहाँ से ऑसिलेट करेगी। Force is known as compound pendulum. The mass is not concentrated at a point but distributed within the body. ये within the body आपका distributed होता है, वो अलग बात है। सारा का सारा वेट एक पॉइंट पर जहाँ एक्ट करता है वो आपका सेंटर ऑफ ग्रेविटी कहलाता है, लेकिन एक्चुअली है मास यहाँ भी है, यहाँ भी है, यहाँ भी है, सब जगह डिस्ट्रीब्यूटेड है। इन सबका नेट इफेक्ट एक जगह हम लेते हैं, वो सेंटर ऑफ ग्रेविटी कहलाएगा। जबकि इसमें सिंपल पेंडुलम ऐसा नहीं है। सिंपल पेंडुलम एक बॉब यहाँ रहती है और जिससे लटकाया धागे जो नेग्लिजिबल मास है तो इसे ऑसिलेट कराएगा। तो ये सिंपल पेंडुलम हुआ क्योंकि मास एक पॉइंट पर कंसंट्रेटेड है। यहाँ इस रिज बॉडी मास थ्रूआउट इक्वली डिस्ट्रीब्यूटेड है। वो बात है कि सारा का सारा मास हम समझते हैं कि यहाँ सेंटर ऑफ ग्रेविटी पर कंसंट्रेटेड है।
So this system is called, when it is allowed to oscillate about a point of suspension, that is called compound pendulum. Okay, अब इसके लिए थोड़ा डेरिवेशन है. G is the center of gravity. O is the point of suspension. A is the distance of the point of suspension from the center of gravity. याद रहे, किसी बुक में H से दे रखा है, ये जो डिस्टेंस है जहां से आप लटका रहे हैं इससे पॉइंट ऑफ सस्पेंशन से और सेंटर ऑफ ग्रेविटी तक की दूरी को ए से कहिए चाहे एच से कहिए, कोई फर्क नहीं पड़ता. ए कहा है मैंने. के इज द रेडियस ऑफ gyration about an axis passes through the CG. CG से आपने एक एक्सेस पास किया विच इज परपेंडिकुलर टू द प्लेन ऑफ मोशन, यानी इसके जस्ट परपेंडिकुलर यहाँ इस सेंटर ऑफ ग्रेविटी से एक परपेंडिकुलर मैंने प्लेन पास किया, ऐसे एक एक्सेस पास किया, और उसके अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया, यानी उसके अबाउट हम इस पूरे बॉडी को रोटेट कराना चाह रहे हैं. सो मूवमेंट ऑफ इनर्शिया और पोलर मूवमेंट ऑफ इनर्शिया इस सेंटर ऑफ ग्रेविटी के अबाउट निकालना चाहते हैं, उसको मैंने के से उससे अबाउट. सो रेडियस ऑफ gyration about an axis passes through the CG. क्योंकि रेडियस ऑफ gyration कहां से निकलती है, मास मोमेंट ऑफ इनर्शिया, और मास मोमेंट ऑफ इनर्शिया किसके अबाउट है, परपेंडिकुलर एक्सिस की, और पोलर मूवमेंट ऑफ इनर्शिया ले रहे हैं. तो वहां से जो निकल के जो फॉर्मूला होता है ना कि I बल्कि G m k square. So radius is k is the radius of gyration, m is the mass, Ig is the mass moment of inertia about the center of gravity, polar moment of inertia. तो जिस एक्सिस के अबाउट पोलर मोमेंट ऑफ इनर्शिया होगा उसी के रेस्पेक्ट में रेडियस ऑफ gyration होगी. तो रेडियस ऑफ gyration, k is the radius of gyration about an axis passing through the center of gravity perpendicular to the plane of motion. Omega mg equal to the weight w, weight of the body, and theta is the angular displacement from its mean position, means vertical position से आपने कितना एंगल इसको ऑसिलेट करना है. बहुत स्मॉल एंगल होता है, 8 से 10 डिग्री के बराबर, बस से ज्यादा नहीं करते हैं. अच्छा, मीन पोजीशन से कितना आपने साइड वो एंगुलर डिस्प्लेसमेंट कराएगा. देन रिस्टोरिंग टॉर्क और कपल T इज गिवन एज, टॉर्क का मतलब है देखो यहाँ वेट है, वेट से वेट मल्टीप्लाई बाय दिस, यहाँ से यहाँ तक की परपेंडिकुलर डिस्टेंस जो भी है यहाँ से लेके यहाँ तक की होगी इन टर्म्स ऑफ ए. आप रेफर कर सकते हैं ए, और ये थीटा है, ए टाइम्स ऑफ सीटा, साइन सीटा. ये डब्ल्यू वेट और इस पॉइंट ऑफ सस्पेंशन के परपेंडिकुलर डिस्टेंस, तो ये ऐसे मूवमेंट क्रिएट करेगा, तो वो रिस्टोरिंग टॉर्क कहलाता है. वो The restoring torque couple T is given as T equal to WA sin theta, approximately A theta. क्योंकि जब थीटा की वैल्यू बहुत स्मॉल होती है, उसको रेडियन में लेते हैं हम, तो साइन थीटा इज अप्रोक्सीमेटली इक्वल टू थीटा व्हेन थीटा इज वेरी वेरी स्मॉल. याद रखें, ये इंजीनियरिंग में बहुत टर्म आएंगी जहाँ साइन थीटा की टर्म आएगी, और साइन थीटा जब बहुत स्मॉल हो तो साइन थीटा को अप्रोक्सीमेटली थीटा के बराबर रख देते हैं. आप थीटा याद रखें, डिग्री में नहीं, रेडियन में रखें. ओके, तो ये हो गया डब्ल्यू ए साइन थीटा अप्रोक्सीमेटली डब्ल्यू ए थीटा, इक्वेशन 1. थीटा इज स्मॉल. मास मोमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट द पॉइंट ऑफ सस्पेंशन O is given as I equal to mk square plus ma square. आप जानते होंगे थ्योरम ऑफ पैरेलल एक्सेस. अपने सेंटर ऑफ ग्रेविटी के अबाउट मास मोमेंट या mk स्क्वायर है इस बॉडी का, अपनी सीजी के अबाउट. लेकिन हमें तो जिस पॉइंट के अबाउट ऑसिलेट करे वहां मूवमेंट ऑफ इनर्शिया चाहिए, यानी
या ओ के अबाउट चाहिए, यानी जी के अबाउट, ये पूरी बॉडी जी के अबाउट रोटेट करे तो आई जी कहलाएगा, और दैट इज इक्वल टू एम के स्क्वायर। लेकिन हमें इसके अबाउट नहीं, इस पूरे बॉडी को या इस ओ के अबाउट ऐसे ऐसे ऑसिलेट करा रहा है, तो मूवमेंट ऑफ इनर्शिया या ओ के अबाउट लेना पड़ेगा। तो वो क्या होगा कि दिस आई जी प्लस यहां से यहां तक की दूरी का स्क्वायर मल्टीप्लाई बाय मास। थ्योरम ऑफ पैरेलल एक्सिस लगेगी इसमें, थ्योरम ऑफ पैरेलल एक्सिस। तो वो लगा एम के स्क्वायर प्लस एम ए स्क्वायर, इज द डिस्टेंस बिटवीन द टू पैरेलल एक्सिस। एक तो एक्सिस पास किया आपने जी से और एक एक्सिस पास किया आपने ओ से, दोनों प्लेन के परपेंडिकुलर है, दोनों के बीच की डिस्टेंस जो है वो ए, के स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर आई इक्वल टू एम एम के स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर यूजिंग आयलर्स इक्वेशन ऑफ मोशन। देखो आप जानते हैं दो फॉर्मूले होते हैं, एक तो होता है न्यूटन सेकेंड लॉ, एफ इक्वल टू एम ए, यानी अगर कोई बॉडी लीनियर मोशन में है और उसका लीनियर डायरेक्शन में एक्सेलरेशन ए है, तो मास टाइम्स ऑफ द एक्सेलरेशन इज इक्वल टू द अप्लाइड फोर्स, एफ इक्वल टू एम ए। ये जानते हो रिलेशन। अच्छा, अगर कोई बॉडी रोटेट कर रही और रोटेट कर रही है, उसका एंगुलर एक्सेलरेशन अल्फा है, तब कौन सा फॉर्मूला लगेगा? टेलर इक्वेशन लगेगी। वहां न्यूटन लॉ नहीं लगता। न्यूटन लॉ इज वैलिड फॉर लीनियर मोशन ओनली। जब एंगुलर मोशन हो तब आप ईलर्स फॉर्मूला लगाते हैं। तो उसके लिए जो फॉर्म है तो क्या है? टॉर्क यूजिंग ईलर्स इक्वेशन ऑफ मोशन इज T equal to I alpha. I is the mass moment of inertia, alpha is the angular acceleration. This is similar to F equal to M A. न्यूटन्स में, न्यूटन सेकेंड लॉ में तो आई की जगह एम आएगा, अल्फा की जगह ए एक्सेलरेशन आएगा, एम 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 एफ या ए इक्वल टू एफ। तो अल्फा इक्वल टू टी अपॉन आई, टी की वैल्यू रख दो डब्ल्यू ए थीटा, इक्वेशन 1 से, यहां से, और आई की वैल्यू रख दो एम के स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, डब्ल्यू की जगह एम ए रख, एम एफ रख रहे, क्योंकि ए मैंने डिस्टेंस ली है तो ए को एक्सेलरेशन नहीं एफ लेंगे एक्सेलरेशन। तो अगले पेज पे देखिए, अल्फा इक्वल टू एम जी, किसकी जगह? डब्ल्यू को मैंने मास टाइम्स ऑफ जी से रिप्लेस कर दिया, एम जी डॉट ए डॉट सीटा एम के स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, एम से कैंसिल आउट हो जाएगा। तो अल्फा इक्वल टू एंगुलर एक्सेलरेशन, अल्फा इक्वल टू जी ए थीटा के स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर। अब इसमें ये जो टर्म है जी ए थीटा के स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, ये टर्म थीटा से अलावा जो टर्म है वो कांस्टेंट है। जी कांस्टेंट है, ए इज द डिस्टेंस बिटवीन द, और इसमें कांस्टेंट है, के कांस्टेंट है, कांस्टेंट है, तो थीटा इस सारे को कांस्टेंट लेके तो आई कैन राइट अल्फा इक्वल टू कांस्टेंट टाइम्स ऑफ थीटा। बस यही रुक जा भी है यार, वजह से आगे भी बात है। ओके सर। बाकी सर अगली क्लास में डिस्कस करेंगे। सर नमाज का ब्रेक लिया था मैं।
Yes, I am starting again. You get alpha equal to constant multiplied by theta. Huh? The angular acceleration alpha is proportional to angle of oscillation theta. Okay. Now number of oscillation per unit time can be determined using the relation. एक ये फॉर्मूला है स्टैंडर्ड n इक्वल टू 1/2 पाई अंडर रूट अल्फा अपॉन जी अल्फा अपॉन थीटा. ये फॉर्मूला है एक, ये 11th 12th की बुक में देखेंगे तो वहां मिल जाता है. तो 1/2 पाई अल्फा की वैल्यू ये रखें जी ए के स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर जी ए थीटा के स्क्वायर से ए स्क्वायर, ये पूरा जी ए थीटा के स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर पूरा ये अल्फा के बराबर है. यू कैन सब्स्टिट्यूट हियर इनटू थीटा ऑलरेडी है, तो थीटा से थीटा कैंसिल आउट हो जाएगा. मींस नंबर ऑफ ऑसिलेशन विल नॉट डिपेंड अपॉन द एंगल ऑफ ऑसिलेशन. n इक्वल टू 1/2 पाई जी ए अपॉन के स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर. ये फॉर्मूला आ गया फॉर कंपाउंड पेंडुलम के लिए फ्रीक्वेंसी नंबर ऑफ ऑसिलेशन पर सेकेंड निकालने के. n नंबर रखते हैं. अब इस n अगर मालूम है नंबर ऑफ यानी फ्रीक्वेंसी मालूम है साइकिल पर सेकेंड और ऑसिलेशन पर सेकेंड, तो टाइम पीरियड आप इससे निकालें. इसका हमेशा जस्ट रिवर्स होता है, फ्रीक्वेंसी का जस्ट रिवर्स टीपी होता है. टीपी इक्वल टू 1/n, टीपी इक्वल टू 1/n, 1 यानी ऊपर 1/n आ जाता है, तो इसलिए सारा टर्म रिवर्स हो जाएगा. तो टीपी इक्वल टाइम पीरियड इक्वल टू 2 पाई अंडर रूट के स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर डिवाइडेड बाय जी ए. तो जहां कहीं टाइम पीरियड की जरूरत होगी तो ये एक्सप्रेशन होगा, और नंबर ऑफ ऑसिलेशन और फ्रीक्वेंसी की जरूरत होगी तो ये होगा n. अच्छा, बट इन केस ऑफ सिंपल पेंडुलम frequency of the oscillation is given as n equal to 1/2 pi under root g by l. ये फॉर्मूला है. यानी सिंपल पेंडुलम में स्ट्रिंग से एक बॉब को बांधा हुआ है आपने जिसका मास m है, ये एंगल ऑफ थीटा l है, इसकी लेंथ l है, कैपिटल L है. तो इन दोनों का अगर दोनों की फ्रीक्वेंसी सेम रखना चाहें हम, नंबर ऑफ ऑसिलेशन पर सेकेंड सेम हो, तो इन दोनों में क्या रिलेशन होगा. तो इक्वेशन 1 and equation 2, this is for simple pendulum. This is for equation 1 for compound pendulum, equation 2 for simple pendulum. So comparing 1 and 2, the length of the equivalent pendulum, simple pendulum, can be determined. यानी किसी भी कंपाउंड पेंडुलम को सिंपल पेंडुलम से चेंज कर सकते हैं. तो L इक्वल टू के स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर अपॉन ए इक्वल टू के स्क्वायर अपॉन ए प्लस ए, यानी इसको इसके बराबर रख दिया तो ये वाली टर्म इससे खत्म हो गई, अंडर रूट खत्म हो गया, तो जी अपॉन एल इज इक्वल टू दिस, जी से जी खत्म हो जाएगा, तो यू विल गेट के स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर अपॉन ए, यानी दिस के स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर अपॉन ए नीचे आ जाएगा इज इक्वल टू एल. अब इसमें कुछ कॉमन ले लें, के स्क्वायर अपॉन ए प्लस ए, तो दिस रिलेशन आपका इक्विवेलेंट लेंथ निकालने का हो गया. इक्विवेलेंट लेंथ ऑफ सिंपल पेंडुलम टू रिप्लेस द कंपाउंड पेंडुलम. ये रिलेशन याद रखिए. इनर्शिया फोर्स एंड इनर्शिया का पुल या टॉर्क हमें इवेलुएट करना है, तो यू नो डी-एल्मर्ट प्रिंसिपल. इंजीनियरिंग मैकेनिक्स में आपने डी-एल्मर्ट प्रिंसिपल लगा होगा. कब कोई सपोजिटेड बॉडी है that may translate when that have the linear motion or that may have the rotational motion, जबकि जनरल प्लेन मोशन में दोनों ही होती है, रोटेशनल एज वेल एज ट्रांसलेशन दोनों होता है. तो अगर बॉडी कोई ट्रांसलेट करती है यानी लीनियर डायरेक्शन में मूव करती है, तो वहां F इक्वल टू ma न्यूटन्स का सेकेंड लॉ लगता है. और जब आपकी बॉडी ऑसिलेट करती है, रोटेट करती है, तब T इक्वल टू आई अल्फा लगता है. तो ये बेस है डी-एल्मर्ट प्रिंसिपल का. तो F इज द एक्सटर्नल फोर्स और ma इज योर इनर्शिया फोर्स. मास टाइम्स ऑफ द एक्सेलरेशन इज ऑलवेज कॉल्ड एज इनर्शिया फोर्स.
इस लिहाज से इन केस ऑफ इलेक्ट्रोस्टैटिक मोशन, और T इक्वल टू I alpha is also inertia force, but it is in case of rotational motion. तो डी एल्मर्ट प्रिंसिपल ने क्या किया है, इन इक्वेशन को इधर चेंज करके लिख दिया है कि F इक्वल टू एम ए है, एम ए को अगर इधर ले आऊं तो F माइनस एम इक्वल टू 0, उधर टॉर्क वाली इक्वेशन लिखा T इक्वल टू आई एल्फा, तो T माइनस आई एल्फा इक्वल टू 0। तो इस लिहाज से इक्वेशन को लिखना चाहे तो ये डी एल्मर्ट प्रिंसिपल लगाता है। इसका मकसद है कि सम ऑफ ऑल दी फोर्सेस एक्टिंग ऑन ए बॉडी ड्यू टू विच इट विल एक्सलेरेट, में नंबर ऑफ फोर्सेस किसी बॉडी पर लग रहे हैं तो उसका कोई रिजल्टेंट होगा, एक भी रिजल्टेंट होगा, खाली 4 फोर्स लग रहे हैं किसी बॉडी पर, किसी एक डायरेक्शन में रिजल्टेंट होगा। तो दैट इज सम ऑफ ऑल दी फोर्सेस एक्टिंग ऑन ए बॉडी इज इक्वल टू, जिस डायरेक्शन फोर्स लग रहा है उसी डायरेक्शन में बॉडी मूव करेगी, उसी डायरेक्शन उसका एक्सेलरेशन होगा। तो हम इस लिहाज से कह सकते हैं कि सम ऑफ ऑल द फोर्सेस एक्टिंग ऑन द बॉडी इज इक्वल टू इट्स इनर्शिया फोर्स। दिस स्टेटमेंट इज कॉल्ड डी एल्मर्ट प्रिंसिपल इन केस ऑफ रेक्टिलिनियर मोशन। या अगर रोटेशनल मोशन है तो सम ऑफ द टॉर्क और ट्विस्टिंग मोमेंट is equal to the inertia force. Ig alpha is also inertia force in case of rotational. तो ये कहलाते हैं डी एल्मर्ट प्रिंसिपल। इसकी ब्यूटी ये है कि आपने इक्वेशन ऑफ स्टैटिक इक्विलिब्रियम पढ़े होंगे, उसमें क्या है स्टैटिक इक्विलिब्रियम में सम ऑफ ऑल दी फोर्सेस इक्वल टू 0, सम ऑफ ऑल दी मोमेंट इक्वल टू 0, ये पढ़े ना। तो सम ऑफ ऑल दी फोर्सेस में अगर इनर्शिया फोर्स को भी ऐड करते हैं तो सम ऑफ ऑल दी फोर्सेस प्लस इनर्शिया फोर्स इज इक्वल टू 0। तो ये स्टेटमेंट कहलाता है कि जो आपकी डायनेमिक प्रॉब्लम थी, जो मोशन में बॉडी है, उसके लिए दैट विल बी कन्वर्टेड इनटू द स्टैटिक प्रॉब्लम। स्टैटिक प्रॉब्लम जो डायनेमिक प्रॉब्लम है वो स्टैटिक में कन्वर्ट हो जाती है एनालिसिस के लिए डी एल्मर्ट प्रिंसिपल लगा के सम ऑफ ऑल द फोर्सेस इज एंड इनर्शिया फोर्सेस इक्वल टू 0, या सम ऑफ ऑल द फोर्सेस, सम ऑफ ऑल द टॉर्क प्लस इनर्शिया फोर्स इज इक्वल टू 0। so this statement is called डी एल्मर्ट, and this is very helpful to solve the dynamic problem. बॉडी मोशन में उनको स्टैटिक में कन्वर्ट कर देता है। इट स्टेट दैट, अब जो बुकिश आपकी डेफिनेशन हो, इन इट स्टेट दैट inertia forces and inertia couple or torque and the external forces and torque on a body together give static equilibrium। में inertia force Fi से रेफर करेंगे इक्वल टू मास टाइम्स ऑफ द एक्सेलरेशन, F से एक्सेलरेशन रेफर करेंगे, Fg मास टाइम्स ऑफ द एक्सेलरेशन ऑफ मास सेंटर G। G का जो एक्सेलरेशन है उसको मास से मल्टीप्लाई कर दें, इट इज कॉल्ड इनर्शिया। तो Fi इनर्शिया फोर्स इक्वल टू द माइनस टाइम्स ऑफ द Mfg, मींस सम ऑफ द एक्सटर्नल फोर्स सिग्मा F इक्वल टू F1 प्लस F2 प्लस F3 प्लस F4, जिन नंबर ऑफ फोर्सेस लग रहे हैं, तो इस सिग्मा F को इस Fi के बराबर रख दो, में सिग्मा X प्लस Fi इक्वल टू 0 और Fi इक्वल टू माइनस Mfg, sigma F minus Mfg mass times of the acceleration of the center of gravity equal to 0. This statement is called डी एल्मर्ट प्रिंसिपल। इन इक्वेशन में लिखना इसको डी एल्मर्ट प्रिंसिपल कहते हैं। M is the mass of the body, F is the acceleration of the mass center. Similarly, in case of rotational motion about the mass center, the inertia torque is given as Ti equal to minus times of Ig alpha। इनको सम कर दो, सम ऑफ द टॉर्क T1 T2 T3 लगाओ, सबको जोड़ दो तो सिग्मा T प्लस Ti equal to 0 और सिग्मा T minus Ig टाइम ऑफ alpha equal to 0। This is another form of डी एल्मर्ट प्रिंसिपल in case of rotational motion। तो डायनामिक एनालिसिस प्रॉब्लम कैन बी reduced to static analysis problem using डी एल्मर्ट प्रिंसिपल। ठीक है,
अब आप कंसिडर करें डायनेमिकली इक्विवेलेंट सिस्टम। ये कोई बॉडी है जिसका मास सेंटर G है। I want to convert or replace this mass center which is acting at the G by two masses M1 and M2 acting at point A and B। तो इसको डायनेमिकली इक्विवेलेंट सिस्टम कहेंगे। कैसे कहेंगे तो आप देखिएगा। लेट यानी एक मास को, एक बॉडी को किसी दो बॉडी से रिप्लेस करना है। सर आपकी तबीयत ज्यादा खराब लग रही है, आप रहने दो सर आज। हाँ यार, है तो ऐसे ही रहा है, क्या करूं। बस सर इसको कोई करा बात दो। नहीं सर, छोड़ दो आज, इतना ही छोड़ दो। स्टॉप कर दीजिए सर, आज यहीं रोक दीजिए सर। अच्छा चलो, थैंक सर यू आप भाई। प्लीज अपना ध्यान रखो सर। अच्छा, यहाँ हाँ सर, देख लेंगे सर, आप शेयर तक जो पढ़ा है ना, इन इक्वेशंस को देख कर लीजिएगा लेंगे सर, हम कर लेंगे। शेयर कर दीजिए सर, देख लेंगे। शेयर तो है ऑलरेडी, तो पहले एडवांस में शेयर किया हुआ लास्ट क्लास में। ठीक है कर सर, रखा है बेटा। ओके सभी सर। लोग प्रिंट आउट निकालें और पढ़ें। पढ़ें प्लीज, वो सारे बिल्कुल सेल्फ एक्सप्लेन, एक बार अपने आप करोगे तो हो जाएगा। ठीक है बेटा, तुम बस ये बताओ, जी सर। कल वेडनेसडे में ट्यूटोरियल की क्लास होती है क्या, डिजाइन की? जी सर है। मतलब लास्ट पीरियड में 8 बजे है, कल ही होती है ना वेडनेसडे में? हाँ सर, जी सर, 8 से 9। मेरी तबीयत ठीक होगी तो मैं आऊंगा इंशाल्लाह। मैंने जो प्रॉब्लम दे रखी है वो कराऊंगा। कैलकुलेटर वगैरह लेके आइए, थोड़ा सा पढ़ के आए। ठीक है, सॉरी सॉरी भाई, वालेकुम अस्सलाम। आज नहीं करा पाए। वालेकुम अस्सलाम बेटा। ललित सर अटेंडेंस ले लेना भैया। ठीक, हाँ जी सर, ओके, आई एम लीविंग नाउ। ओके ओके सर।